आपको मैसेज भेजा था मैंने एक आप लोगों को कि कल से डेली टेस्ट भी शुरू होंगे, है ना। ये तो। डेली टेस्ट से बेसिकली क्या होता है ना, रेगुलरिटी बनी रहती है। तो हम डेली टेस्ट तो पहले थे, इस बार थोड़ा सा डेली टेस्ट वाला लेट हो गया क्योंकि वीडियो क्लासेस में थोड़ा सा सिस्टम बन नहीं पा रहा था। तो जो डेली टेस्ट होंगे आपके वो शीट के अकॉर्डिंग होंगे, और जो वीकली टेस्ट होंगे वो क्लास के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। सर आपने दो शीट दी है, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की। वो उसमें ज्योग्राफी वाली तो कंप्लीट है शायद वो। वो कंप्लीट वर्ड ज्योग्राफी है, कुछ चीजें उसमें नहीं है। हाँ। आपकी ज्योग्राफी की दोनों मतलब टोटल ज्योग्राफी बेसिकली आपके पास कंप्लीट पहुंच गया है, शीट वाला पोर्शन। कुछ चीजें हैं जो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जैसे क्लाइमेट हो गया, आपका मानसून हो गया। ये सब चीजें मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इनकी शीट नहीं है क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्लास में हम इंडियन लोग कवर ज्योग्राफी कर लेंगे। कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी का पोर्शन आपका शीट के हिसाब से कंप्लीट हो गया है आपका। इंडियन ज्योग्राफी की पूरी शीट पहुंच गई है, और वो जो दूसरी शीट मैंने कंसोलिडेटेड दी है उसमें पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है। सारे जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह है सारा उसमें कवर है। जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसको मैं यहाँ पर क्लास में कवर करवाऊंगा अलग से। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। और सर हिस्ट्री की भी दी थी आपने, उसमें भी हाँ, बहुत सारे पेजेस हैं। हिस्ट्री की पूरी नहीं है। हिस्ट्री में आपका जो शेड्यूल था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 26 जनवरी तक की शीट्स कंप्लीट है। उसके बाद आपकी अब जो उस शेड्यूल के मुताबिक जो पीडीएफ है वो आपका मिलना शुरू हो जाएगा अब से। ठीक है। और क्योंकि तो सर डेली टेस्ट जो होंगे वो उस शीट हाँ, के अकॉर्डिंग वो होंगे। उन शीट के अकॉर्डिंग होंगे, वो उन शीट के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। ओके सर, अभी प्रिंट आउट इसलिए निकलवाया नहीं था, अभी निकलवा लूंगी हाँ फिर। जी, हाँ जी। ओके सर। तो हम लोगों का हिस्ट्री में हो गया था हर्षवर्धन, और हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग प्री मिडीवल शुरू करेंगे आज से। ठीक है, मिडीवल और प्री मिडीवल। तो प्री मिडीवल में कुछ चीजें आपके पास शीट में है, कुछ चीजें शीट में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे पर हमेशा की तरह। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्री मिडीवल की, तो प्री मिडीवल का जो पीरियड है यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत का जो पीरियड है वो आपका हर्ष की मौत के बाद से शुरू हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा जो प्री मिडीवल है यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसकी जो काल अवधि है वो है हर्ष की मौत के बाद से लेके 1200 ईस्वी तक, यानी कि 650 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का जो काल है इसको हम प्री मिडिवल की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें हम लोगों को कई चीजें पढ़नी है। यहाँ पर बेसिकली हम बात करें अगर तो जो दिल्ली सल्तनत का शुरुआत है उसके पहले का पूरा पोर्शन हम लोगों को यहाँ पर कवर करना है। ठीक है। तो हम लोगों ने हर्ष तक छोड़ा था, अब हर्ष से ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। हर्ष की जब मौत हो जाती है तो हर्ष की मौत के बाद, अच्छा, हर्ष के समय जो था वो कन्नौज हमारे पास बेसिकली एक केंद्र बन के उभरा था जिसको हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था। और कन्नौज बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो गया था। राजनीतिक जितने भी हमारे पास पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, उनका जो कन्नौज था वो केंद्र बन गया था। ठीक है। कन्नौज में हर्षवर्धन की मौत के बाद अगले 75 ईयर्स तक बिल्कुल कोई भी इतना शक्तिशाली या कोई भी नोटिसेबल हमारे पास शासक वहां पर रूल करने के लिए नहीं आया जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। ना तो कोई इतना नोटिसेबल शासक था, ना उसने कोई ऐसा नोटिसेबल काम किया कि जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। लेकिन 728 ईस्वी में एक राजा उभरता है कन्नौज में जिसका नाम होता है यशोवर्मन। यशोवर्मन 728 से लेके 745 ईस्वी तक ये रहता है, इसका काल 728 ईस्वी से 745 ईस्वी तक रहता है। और यही एक शासक है जिसका नाम हमें सुनाई पड़ता है हर्ष के बाद, या जिसको एक इंपॉर्टेंट राजा माना गया है हर्ष के बाद, यशोवर्मन। यशोवर्मन और यशोधर्मन में कंफ्यूज मत होइएगा, यशोधर्मन अलग है और यशोवर्मन अलग है। ठीक है।
यशोवर्मन के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम है वाकपति। वाकपति ने एक ग्रंथ लिखा है गौड़वध। इस गौड़वध नामक ग्रंथ से हमें यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यशोवर्मन के बारे में जानकारी हमें वाकपति के गौड़वध से मिलती है। इसके अलावा कल्हण की राज तरंगणी में भी, कल्हण की राज तरंगणी में भी यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी बेसिकली जो कल्हण की है उसमें अगर हम बात करें तो कश्मीर का इतिहास एक लिखा जाने की बात हुई है। कश्मीर का इतिहास एक तरीके से उसने कल्हण पे राज तरंगिणी में कलमबद्ध किया है। और उसने बताया है कि कश्मीर का एक शासक हुआ है जिसका नाम था ललितादित्य। ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़ ये कश्मीर का शासक हुआ। और कल्हण ने राजतरंगिणी में लिखा है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ और यशोवर्मन के बीच युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध का वर्णन इस राजतरंगिणी में एक जगह पर किया गया है। ठीक है, यशोवर्मा की कुछ उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट टाइटल्स आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट टाइटल है आपका इसका मगध विजेता। मगध विजेता, मगध को जीता था इसने इसलिए का टाइटल हो गया मगध विजेता। इसके अलावा इसका एक और इंपॉर्टेंट टाइटल है उदीची पति। उदीची पति। उदीची है उत्तर दिशा और पति मतलब उत्तर दिशा का रक्षक या उत्तर दिशा का स्वामी। तो ये दो उपाधियां यशोवर्मन की आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि इसका युद्ध हुआ था कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ से। और ये बात कहां पर लिखी है? कल्हण की राज तरंगिणी में लिखी हुई है। दूसरी बात यहाँ पर एक और ध्यान रखनी है कि जो वाकपति था वो इसका दरबारी कवि था जिसने गौड़वध नामक एक ग्रंथ की रचना की है। गौड़वध नामक एक ग्रंथ की रचना की है। अब यहाँ पर जो यशोवर्मन था उसने मगध को जीता था और मगध को जीतने पर इस उपलब्धि पर उसने एक शहर की स्थापना की थी बिहार में। शहर का नाम है घोस्त्रावा। घोस्त्रावा। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक दो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि घोस्त्रावा नगर की स्थापना किसने की थी बिहार में? तो बिहार में घोस्त्रावा नगर की स्थापना की थी कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने। और क्यों की थी? मगध को जीतने के उपलक्ष्य में उसने इसकी पूजा की, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, यहां तक क्लियर? सर कौन सा शहर है, एक बार रिपीट कर दीजिए। घोस्त्रावा। घा, घा में ओ की मात्रा, पूरा सा, नीचे रा निकल के आएगा, बड़े आ की मात्रा और फिर वा में बड़े आ की मात्रा, घोस्त्रावा। घोस्त्रावा नामक नगर की स्थापना की थी। कहां पर की थी? बिहार में की थी, आज के बिहार में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसके राज्य में एक कवि का नाम बताया जिनका नाम था वाकपति, जिन्होंने रचना की थी गौड़वध की। गौड़वध की रचना वाकपति ने की थी। इसके अलावा यशोवर्मन ने खुद भी एक किताब लिखी थी। यशोवर्मन ने खुद भी एक किताब लिखी थी जिसमें जिसका नाम है रामाभ्युदय, यानी कि राम का उदय, रामाभ्युदय। ये किताब यशोवर्मन ने लिखी थी। वाकपति ने इनके समय में, इनके दरबार में थे, लिखी थी गौड़वध।
वाक्पति को कविराज की उपाधि दी गई थी। कविराज की उपाधि वाक्पति को दी गई थी। ठीक। इसके अलावा भवभूति नाम सुना होगा आपने। भवभूति भी इनके दरबार में थे। भवभूति ने लिखी है नंबर 1 मालती माधवम। ये बुक्स बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी भी भूलनी नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में आती हैं। मालती माधवम या मालती माधव, ये लिखी है भवभूति ने। ठीक है। मालती माधवम नाम से ही जाहिर हो रहा है मालती और माधव नाम के एक व्यक्ति की लव स्टोरी है, इसमें प्रेम कथा का वर्णन है मालती माधवम में। दूसरी है महावीर चरित। महावीर चरित, इसमें श्री राम की कथा है, भगवान राम की कथा है इसमें महावीर चरित में। तीसरी इन्होंने लिखी है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित, बेसिकली उत्तर रामचरित रामायण या रामचरितमानस के उत्तरकांड पर आधारित है। उत्तरकांड पर आधारित है। ठीक है। रामायण में कितने कांड हैं? 7 का। पहला 7। बाल कांड और अंतिम है उत्तरकांड। 20 के भी कांड हैं आपके, वो आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी अब पूछ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। उत्तरकांड, बेसिकली उत्तरकांड क्या है? लंका को जीतने का लंका कांड है, और उसके बाद का जो पीरियड है वो उत्तरकांड में उसको वर्णित किया गया। इसमें लवकुश का जन्म है और जो सीता को त्यागने की कथा है, और उसके बाद सीता का जमीन में समा जाना, राम के दरबार में आने के बाद जब जमीन फट जाती है और सीता उसमें समा जाती है, इस सब की कथा रामायण के या रामचरितमानस के उत्तरकांड में दी गई है। और इसी उत्तरकांड पर उत्तर रामचरित नाम की जो ग्रंथ है, जो नाटक है बेसिकली, वो लिखा है भवभूति ने। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि उत्तर रामचरित में जो उत्तरकांड का वर्णन है वो रामचरितमानस के उत्तरकांड से अलग है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो सीता है वो भूमि में समा जाती हैं, है ना, भूमि में समा जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो भवभूत ने उत्तर रामचरित लिखी है, इसका जो एंड है वो हमारे पास सुखांत है, ट्रैजिक एंड नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि राम और सीता का मिलन हो जाता है, राम सीता को स्वीकार कर लेते हैं दोबारा से। ये उत्तर रामचरित में है। ठीक। भवभूति को दूसरा कालिदास माना जाता है, कालिदास के समान ही इनको भी माना जाता है। तो दूसरा कालिदास किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, दूसरा कालिदास भवभूति को कहा जाता है। ठीक है। तो ये यशोवर्मन है आपके, जो कन्नौज के शासक थे। अब यहां पर हर्ष के बाद त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज के लिए शुरू हो जाता है। बेसिकली कन्नौज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर चुका था जब पुष्यभूति वंश का उसमें शासन था, और आर्थिक रूप से भी वो बहुत संपन्न हो चुका था। दूसरी बात, कन्नौज के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि कन्नौज जो था वो गंगा यमुना के दोआब में था, और बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र इसमें शामिल था, इसकी जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। ये भी एक इम्पोर्टेंस थी कन्नौज की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि कन्नौज की जो स्थिति थी, जो लोकेशन थी, वो ऐसी थी कि भारत के उस समय 5 मुख्य व्यापारिक मार्ग थे, जिनमें 2 को हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक उत्तरापथ था और एक दक्षिणापथ था। ये 5 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे, और ये 5 प्रमुख व्यापारिक मार्ग किसी न किसी रूप से कन्नौज से होकर गुजरते थे, यानी कि वो उन व्यापारिक मार्ग के जंक्शन पर स्थित था कन्नौज। तो इस वजह से कन्नौज की इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो गई, और ये माना जाता था। हेलो हेलो
कुछ पूछना है किसी को आपको? ठीक है, तो कन्नौज क्या की, लिखे थे? हाँ जी क्या बोल रहे हैं? हेलो, वो सर बिहार में किस शहर के नाम लिखे थे, मेरा छूट गया थोड़ा। घोस्त्रावा। हर्षौर। घोस्त्रावा। ओके। तो घोस्त्रावा। सर थैंक यू। ठीक है, लिख लिया ना आपने आशुतोष जी? ठीक ठीक है, थैंक यू। ठीक। तो मैं कन्नौज की बात कर रहा था, तो कन्नौज की इंपॉर्टेंस क्यों थी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से उसको सुन लीजिए। कन्नौज क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो गया था, धन धान्य से भरपूर हो गया था। अभी भी है, आपने देखा होगा 257 करोड़ रुपया मिला एक आदमी के साथ यहाँ से केवल कन्नौज में, तो पूरे कन्नौज में कितना होगा आप सोचिए, है ना? ठीक है, कितने होंगे कन्नौज में पीयूष जैन जैसे। खैर, दूसरी बात, कन्नौज गंगा जमुना के दोआब में था तो बहुत उपजाऊ जमीन थी वहां की। और तीसरी बात, भारत के उस समय के 5 प्रमुख व्यापारिक मार्गों के केंद्र में कन्नौज था। वो पांचों व्यापारिक मार्ग किसी ना किसी तरीके से या तो कन्नौज से गुजरते थे या कन्नौज के पास से गुजरते थे, तो इससे कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह के रूप में उभर के सामने आया। और हर्षवर्धन की मौत के बाद जितने भी शक्तिशाली शासक थे वो ये चाहते थे कि कन्नौज पर उनका किसी ना किसी प्रकार से अधिकार हो जाए, क्योंकि ये एक प्रकार से सत्ता का प्रतीक और आर्थिक संपन्नता का प्रतीक बन गया था। तो हर्षवर्धन के बाद 75 साल और बीत जाते हैं, फिर यशोवर्मन आता है। यशोवर्मन भी एक शक्तिशाली शासक था, तो उस समय तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यशोवर्मन की मौत के बाद यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो जाता है। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो जाता है। त्रिकोणीय संघर्ष इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 प्रमुख शक्तियां थीं जो यहाँ पर कन्नौज के लिए आपस में संघर्ष कर रही थी। ये 3 थे हमारे पास, पाल वंश, दूसरा था राष्ट्रकूट वंश, और तीसरा थे हमारे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, बेसिकली ये प्रतिहार थे और गुर्जर नाम के राज्य पर इनका शासन शुरुआत हुई थी। तो जो इनकी लोकेशन थी उससे गुर्जर हो गया। एक जाति होती है गुर्जर, वो गुर्जर जाति अलग है। इनका जो स्टेट था जहां पर राज्य करते थे वो गुर्जर राज्य में था, इसलिए इनके नाम क्या कि गुर्जर जुड़ गया। तो गुर्जर प्रतिहार, आज के जो परिहार ठाकुर होते हैं वो यही प्रतिहार वंश के ही वंशज हैं। और प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक हुआ है मिहिर भोज। इसकी एक उपाधि थी आदिवाराह। आदिवाराह इनकी उपाधि थी मिहिर भोज की, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक थे। तो यहाँ पर कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो जाता है, पालों के बीच में, राष्ट्रकूटों के बीच में और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में। और ये जो संघर्ष है ये 1 साल 2 साल 3 साल नहीं चलता है, बल्कि ये पूरे 150 साल तक ये संघर्ष चलता है। ये संघर्ष चलता है 150 वर्ष तक, ये संघर्ष चलता है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय। और इस संघर्ष में अंत में जो विजय होती है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय होती है, और कन्नौज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के अधिकार में आ जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के अधिकार में आ जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल यूपीएससी में पूछा गया है, घुमा के पूछा गया है। वहां पर जैसे हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि गुर्जर हर्ष के बाद कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया, तो उसमें कौन कौन थे, तो उसमें पाल थे, राष्ट्रकूट कूट थे और गुर्जर प्रतिहार थे। ये पूछता है कि किसकी विजय हुई, तो गुर्जर प्रतिहार की विजय हुई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पूछा गया है कि जब कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था तब कन्नौज में शासन किसका था? कन्नौज पर इस समय शासन किसका था? तो इस त्रिकोणीय संघर्ष के समय कन्नौज पर, जिसका नाम एक महोदया या महोदयाश्री या कान्यकुब्ज भी था, उस पर शासन था आयुध वंश का। आयुध वंश का शासन था। आयुध वंश का शासन था। आयुध वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस वंश के जो शासक थे वो अपने नाम के साथ आयुध जोड़कर लिखते थे, जैसे वज्रायुध,
वज्रायुध, जैसे चक्रायुध, तो ये इनके वंश के शासकों के, इस वंश के शासकों के नाम है। और इसी वजह से, क्योंकि नाम के साथ आयुध जोड़ रहे हैं, इस वंश का नाम पड़ गया आयुध वंश। आयुध का मतलब होता है हथियार। ये हथियार नाम के साथ चाहे जितना जोड़े, ये एक बहुत ही निर्बल वंश था, बिल्कुल ही शक्तिशाली नहीं था। और ये निर्बल रहे होंगे तभी तो इनके घर के लिए दूसरे आपस में लड़ रहे हैं कि कौन लेगा। इनको कोई पूछ भी नहीं रहा है कि आपका है तो हम क्या करें क्या ना करें, वो आपस में लड़ रहे हैं कि हम लेंगे, इनसे कुछ बात नहीं कर रहा कोई। तो ये इतने निर्बल थे। तो आयुध वंश का शासन था। और लास्टली हमारे पास कौन जीत जाता है? यहाँ पर जीत जाता है हमारा, इस पर अधिकार हो जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है। और इस संघर्ष की शुरुआत जो की थी वो की थी वत्सराज ने। संघर्ष की शुरुआत की थी वत्सराज ने। वत्सराज था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, और इसने इस संघर्ष की शुरुआत की थी। ठीक है। राष्ट्रकूट एक दक्षिण भारतीय शासक था, शासक वंश था। ये दक्षिण भारत से संबंधित था। ठीक है। और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का पहला ऐसा वंश है जिसने उत्तर भारत की राजनीति में इंटरफेरेंस की शुरुआत करी। तो राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का पहला ऐसा वंश है जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। और इस वंश का जो संस्थापक था वो था दंतिदुर्ग। इनके बारे में पढ़ेंगे अलग से बाद में। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चीजें खत्म कर दें, फिर राष्ट्रकूट वास्कूट बाद में उठा के एक बार एक लगातार में खत्म कर देंगे। ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं? सर ये एक बार सर बता एक बार दीजिए। राष्ट्रकूट वंश को दोबारा बता दीजिए। मैंने केवल ये बताया है कि राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का राज्य था, या शासन करने वाला वंश था दक्षिण भारत में। और ये पहला ऐसा वंश माना जाता है जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की। हस्तक्षेप कैसे किया? इसने कन्नौज, जो उत्तर भारत का एक राज्य है, उसके लिए चल रहे संघर्ष में पार्टिसिपेट किया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। तो इसलिए ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत का पहला वंश जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप या इंटरफेयर करने की शुरुआत की वो है राष्ट्रकूट वंश, जिसका संस्थापक था दंती दुर्ग। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, एग्जाम में राष्ट्रकूट से सवाल आता है, लेकिन बहुत छोटे सवाल घुमा फिरा के एक सवाल आते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें और बता देता हूँ कि संस्थापक तो राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग था, लेकिन राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष, जिसका असली नाम था सर्व। ठीक है, सर्व इसका असली नाम था। ठीक है। ये बाद में जैन सन्यासी बन गया था। अमोघवर्ष बाद में जैन सन्यासी बन गया था। और इसने रत्नमालिका नाम के ग्रंथ की रचना भी की थी, अमोघवर्ष ने। खैर, ये सब चीजें हम लोग बाद में कवर अप कर लेंगे। फिलहाल हम लोग अभी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लेते हैं पहले। सर हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, वो जो आप बता रहे थे कि 5 प्रमुख व्यापारिक मार्ग कन्नौज से होकर गुजरते थे, हाँ, तो सर जैसे उत्तरापथ हुआ, दक्षिणापथ हुआ, सर बाकी 3 कौन से थे? बाकी 3 अलग अलग जगहों पर जाने के लिए रास्ते थे। उनका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही उनका कोई ऐसा कोई नाम रखा गया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट वो थे उत्तरापथ और दक्षिणापथ ही, लेकिन उसके अलावा 3-4 और भी दूसरे रास्ते ऐसे थे जो भारत के अलग अलग जगहों पर जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे व्यापारियों के द्वारा। ठीक है। इनमें से आपको केवल उत्तरापथ और दक्षिणापथ को ही ध्यान में रखना है। सर ये बता दीजिए, त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया था सर? त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत की थी गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज ने, जिसने सर। जिसने आयुध वंश के राजा इंद्रायुध को युद्ध में हरा दिया था। इंद्रायुध को युद्ध में हरा दिया था। और इसके बाद ये पाल और जो
दूसरे राष्ट्रकूट वगैरह थे, ये भी इसमें कूद पड़े थे कि अब ये कन्नौज पर हम भी कब्जा करेंगे। तो फिर ये त्रिकोणीय संघर्ष इन तीनों के बीच में शुरू हो गया था। क्लियर? जी। ठीक है। साफ कर दें इसको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब सीधे हम लोग यहाँ से दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे और उसके पहले थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड समझ लेते हैं और बात करते हैं अरबों के आक्रमण की। बीच का जो है जैसे राष्ट्रकूट वंश और बीच का जो है ये हम लोग बाद में कवर अप कर लेंगे, फिलहाल आप उसको शीट से कर लीजिएगा और उसको बाद में मैं करवा दूंगा, ठीक है? सर यशोवर्मन को सर कुशाभूति राजवंश में ही रखेंगे सर? यशोवर्मन का राजवंश क्लियर नहीं होता है, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। केवल इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो उस किताब से मिलती है और राजतरंगिणी से मिलती है। बाकी इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती यशोवर्मन के बारे में, ठीक है? जी सर। यशोवर्मन के बारे में एक तो जानकारी मिलती है गौड़वध किताब से जो वाकपति ने लिखी थी। दूसरी जानकारी इसके युद्ध की मिलती है ललितादित्य के साथ, जो कि राजतरंगिणी में मिलता है। इसके अलावा नालंदा में एक अभिलेख है, उस नालंदा अभिलेख में भी इसकी उपाधियां मिलती हैं, ठीक है? वो यहाँ पर इतनी जानकारी मिलती है इसमें, ठीक। बाकी और ज्यादा जी इसके सर। बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जी सर, सर कंफ्यूजन हो रहा था इसमें बस। हाँ जी। तो फिलहाल एक बात ध्यान रखिए, पुष्यभूति वंश की पहचान क्या है? पुष्यभूति वंश के लोगों की पहचान है वर्धन लगाते थे नाम के आगे, वो इसीलिए उसको वर्धन वंश कहा जाता था, ठीक है? तो यहाँ पर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये यशोवर्मन है, यशोवर्धन तो है नहीं, तो इसको अलग वंश का शासक माना जाता है, ठीक है? लेकिन ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, अलग अलग किताबों में अलग अलग अंदाजे लगाए गए हैं, ठीक है? तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यशोवर्मन की केवल ये इंपॉर्टेंस है कि इसके दरबार में कवि थे, दो लोग थे, एक जो था हमारे पास वाकपति था और दूसरा हमारे पास भवभूति था। और इनकी किताबों के नाम हमको ध्यान रखने हैं, बाकी और ज्यादा इसके लिए हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बात और ध्यान रख लीजिए, मैंने दूसरा नाम भवभूति बताया था वाकपति के बाद, तो कभी कभार नाम बदल के पूछ लेता है, तो भवभूति का जो असली नाम था वो भी ध्यान रखिए कि अगर इस नाम से पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। भवभूति का जो नाम था वो था श्रीकुंठ, श्रीकुंठ नीलकंठ, श्रीकुंठ नीलकंठ, ठीक है? श्रीकुंठ नीलकंठ नाम था, भवभूति का असली नाम श्रीकुंठ नीलकंठ, ठीक है? क्लियर? अब बात करते हैं भारत पर अरब आक्रमण की या मुस्लिम आक्रमण की। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो किया था वो अरबों ने किया था, अरबों द्वारा किया गया था। लेकिन इसके पहले से ही लगभग सातवीं शताब्दी से ही भारत का अरब के साथ व्यापारिक संबंध था। भारत का अरब के साथ व्यापारिक संबंध था, ठीक है? और केरल
केरल यानी कि मालाबार, यहां पर अरब व्यापारी आते थे। अरब व्यापारी मालाबार में, केरल में आते थे। ठीक है, तो यहां पर केरल या मालाबार में जो मुस्लिम थे वो रहते भी थे उसी समय से। मुस्लिम आबादी यहां पर बसनी शुरू हो गई थी। 7वीं शताब्दी से ही केरल यानी कि मालाबार में अरब व्यापारियों के आने के कारण मुस्लिम आबादी बसनी शुरू हो गई थी और यहाँ पर अरबी भाषा भी बोली जाने लगी थी। अरबी भाषा भी बोली जाने लगी थी केरल और मालाबार में, व्यापारिक हितों की वजह से, क्योंकि मुख्य व्यापार अरबियों के साथ, अरबों के साथ था। मुस्लिम आबादी जो बसी, जाहिर सी बात है वो भी अरब थे, इसलिए वो वहां से अपनी अरबी भाषा को अपने साथ लाए और अरबी वहां की बोलचाल की भाषा बन गई थी पश्चिमी भारत और केरल मालाबार में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब यहां पर दो बातें हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण और भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, दोनों आप समझ के चलिए, दोनों चीजों को दिमाग में रखिए और एग्जाम में जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से उत्तर दीजिए। पहला आक्रमण, और पहला सफल आक्रमण। पहला आक्रमण जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 636 ईस्वी में हुआ था। 636 ईस्वी में हुआ था। मुंबई के पास एक जगह है ठाणे, है ना, ठाणे पर हुआ था और ये नौसैनिक हमला था, नौसैन्य हमला था, जहाजी बेड़े से हमला किया गया था जो कि सफल नहीं रहा। ठाणे की लोकेशन आपको पता हो कि मैंने ठाणे क्रीक दिखाई थी आपको जब हम लोग पेनिनसुलर ईस्टर्न वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देख रहे थे, तो मैंने ठाणे क्रीक दिखाई थी आपको, तो वहीं पर ठाणे है, सलसेट्टी आइलैंड के पास। तो ये नौसैनिक अभियान था लेकिन ये सफल नहीं रहा। इसके बाद जो पहला सफल आक्रमण था भारत पर, मुस्लिम या अरब आक्रमण, वो हुआ था 712 ईस्वी में और वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, इस आक्रमण की जो जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा, इसकी जानकारी मिलती है चचनामा नाम की एक किताब है। इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, उसका नाम किसी को नहीं पता किसने लिखी है। अरबी भाषा की है ये किताब, चचनामा अरबी भाषा की है, लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक आम सहमति बनी हुई है कि चचनामा जो लिखा था वो मोहम्मद बिन कासिम की सेना के किसी सैनिक ने लिखा था, जिसका नाम किसी को क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में बताया जाता है कि उस सैनिक का नाम अली अहमद था। तो हम भी अली अहमद मान लेते हैं। ठीक, अली अहमद माना जाता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब कि निश्चित नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लेता है और आपके सामने अली अहमद का नाम आपको लिखा मिल जाता है तो आंख बंद करके इसको लगा दीजिएगा। दूसरी जो हमको इसकी जानकारी देती है किताब, वो है हमारे पास किताब फुतूह, फुतूह अल
अल बलदान, किताब फुतुह अल बलदान। ये किताब लिखी है बिला धुरी ने। बिलाधुरी या बिलादुरी एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा एक और किताब है जो मोहम्मद बिन कासिम के इस आक्रमण की जानकारी देता है, और वो है तारीख ए सिंध। तारीख मतलब इतिहास होता है, तो सिंध का इतिहास बेसिकली नाम हो गया इसका, तारीख ए सिंध। ये सब किताबों के नाम ध्यान रखने हैं आपको, इनकी एक अलग लिस्ट बनाती हुई चले कि एक 4-5 पन्ने किनारे के निकाल लें पीछे के किसी, जिसमें भी आप नोट कर रहे हो, और उसमें इन किताबों के नाम नोट करते जाएं इनके राइटर्स के साथ, और रोज इनको दोहराते जाएं। यूपी पीसीएस में ये बहुत पूछता है किताबों के नाम। कम से कम आपको 3 सवाल तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे जो किताबों पर डिपेंडेंट है, मध्यकाल भारत के और आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको मिला के। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था वो किया था सिंध पर किया था आक्रमण, सिंध पर आक्रमण किया था। तारीख ए सिंध किसने लिखी सर? तारीख सिंध लिखी है, लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। तारीख सिंध लिखी है मीर मोहम्मद मासूम, मीर मोहम्मद मासूम। तो इसमें बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, बुक्स के नाम जो भी आ रहे हैं मैं बताता चलूंगा साथ साथ, और उनको एक अलग लिस्टिंग कर लीजिए उनकी, जिससे कि उनको दोहराने में और याद करने में आसानी हो। इन सब चीजों से आप बाकियों से काफी आगे निकलेंगे। तो मैं बता रहा था कि सिंध पर आक्रमण किया था पहला, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था अपना वो सिंध में किया था, और सिंध में उस समय जो शासन था, तो सिंध का जो राजा था वो था दाहिर। दाहिर या दाहिर सिंध का राजा था। और तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 पे आक्रमण किया था। उस समय दाहिर सिंध का शासक था, दाहिर या दहिर शासक था, जो कि ब्राह्मण वंश का था, ब्राह्मण वंश का था, और इस वंश का संस्थापक था चच, चच संस्थापक था, ठीक है। चच संस्थापक था ब्राह्मण वंश का, जिसका सिंध में शासन था उस समय जब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसी शासक के नाम पर चचनामा लिखा गया है, ठीक है। और जो राजधानी थी इनकी वो थी अलोर। सर एक बार ब्रीफ में सर इसको बता दीजिए सर, ये हट गया था अभी। हाँ, मैं बता रहा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उसका आक्रमण सिंध में उसने आक्रमण किया था। सिंध पर जो आक्रमण किया था उस समय सिंध का जो शासक था वो दहीर था। दहीर का जो वंश था वो ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मण वंश की स्थापना या संस्थापक इसका था चच नाम का व्यक्ति। चच नाम का व्यक्ति इसका संस्थापक था, और इस वंश की जो राजधानी थी वो अलोर थी, अलोर थी, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जब आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम की जो उम्र थी वो केवल 17 वर्ष थी। हमको उम्र से कोई मतलब नहीं, बस केवल बता दिया कि 17 वर्ष की उम्र थी। और यहाँ पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि मैंने बताया कि भारत से अरबों के व्यापारिक संबंध थे।
साथ ही साथ जो अरब थे वो भारत की जो धन धान्य था, जो माल था, जो यहाँ की प्रॉस्पेरिटी थी, उससे पहले से ही सारे जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हैं वो इसी से आकृष्ट होके भारत में आए थे। तो ये भी आकर्षित थे, भारत पर हमले का बहाना ढूंढ रहे थे किसी भी तरीके से। तो हुआ क्या कि जब ये व्यापार करते थे तो इनके अरबी जो व्यापारियों थे उनके कुछ जहाज सिंध का एक बंदरगाह था, उस सिंध के बंदरगाह में डाकुओं ने, समुद्री डाकुओं ने लूट लिए। जब इनके जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिए तो वहां का जो खलीफा था, अरब का जो खलीफा था, उस खलीफा ने सिंध के राजा जो दहिर था उससे जुर्माने की मांग की कि भाई आपके बंदरगाह पे ये जहाज लूटा गया है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होती है और आप इतना जुर्माना हमको दीजिए। दहिर ने जुर्माना देने से मना कर दिया, और जब दहिर ने जुर्माना देने से मना कर दिया तो खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि जाके इस पे हमला कर दो और इसको जीत लो। जब ये हमला किया गया तो जीत तो लिया इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन सिंध के 17 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी पुरुष मिले उन सबकी हत्या करवा दी गई। 17 साल से अधिक उम्र के सभी पुरुषों की हत्या करवा दी गई। ठीक, जो औरतें मिली उनका, उनमें से कुछ खलीफा को भेज दी गई और बाकी औरतों को सेना में बांट दिया गया। ठीक है, तो दहिर युद्ध में मर जाता है, दहिर युद्ध में मर जाता है। दहिर के मरने के बाद उसकी जो बीवी थी, बीवी का नाम था रानी बाई, दहिर की बीवी का नाम रानी बाई था। ये रानी बाई अपने पुत्र के साथ इसकी सेना के से युद्ध करती है। जाहिर सी बात है कि जब आधी से अधिक सेना या पूरी सेना तो पहले ही हार गई है तो ये मुट्ठी भर लोग मुकाबला नहीं कर पाते और ये भी हार जाते हैं, और रानी बाई जो है वो जौहर कर लेती है। रानी बाई महल की स्त्रियों के साथ जौहर कर लेती है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भारत के इतिहास का पहला जौहर है। उसके बाद तो बहुत जौहर हुए हैं राजपूतों में, तो भारत के इतिहास का पहला जौहर है जो सिंध की रानी रानी बाई करती है मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध के बाद। ठीक है, लेकिन ये जो अरब थे ये सिंध के बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो भारत है उसमें शक्तिशाली शासक थे, और वो शक्तिशाली शासक इनका बहुत बुरी तरीके से मुकाबला करते हैं, इनको बहुत बुरी तरीके से हरा के वापस भेजते हैं। और जो अन्य शासक जो इनको अंदर घुसने नहीं देते हैं भारत के और बुरी तरीके से हरा के वापस भेजते हैं, उनमें जो नाम है वो आप ध्यान रखिए। एक ललितादित्य है, कश्मीर का ललितादित्य मुक्तपीड़क, ललितादित्य मुक्तापीड़क कश्मीर का राजा। दूसरा नागभट्ट। तीसरा मिहिर भोज। ये हम लोग सब पढ़ेंगे जब हम लोग आप राजपूत वंश पढ़ेंगे। ठीक है, दंती दुर्ग, यशोवर्मन। जिनमें सबसे ज्यादा जो विरोध किया अरबों को और अरबों की नाक में दम कर दिया वो था मिहिर भोज। इसको अरबों का दुश्मन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी काल में पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया, और ये जो अनुवाद किया गया इसका नाम था कलिला वदमीना। कलिला वदमीना के नाम से इसका अरबी में अनुवाद किया गया।
कलिला, वदमीना। कलिला वदमीना के नाम से इसका अरबी में अनुवाद किया गया। और ये अनुवाद किसने किया था? ये अनुवाद किया था, एक लेखक था अरबी, इब्न अल मुकक्का। एग्जाम में ये तो पूछा जा चुका है कि पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किस नाम से किया गया था, तो ये वाला पोर्शन तो एग्जाम में आया है। अभी तक अनुवाद करने वाले का नाम नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आगे कभी आयोग जाग जाए और उसको भी पूछ ले, तो इसको ध्यान रखिए कि इसका एक पार्ट तो पूछा गया है, सेकंड पार्ट अभी नहीं पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिए, और ध्यान रखेंगे तो पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है। क्या नाम है सर ये? इब्न अल मुकक्का, इब्न अल मुकक्का, जिसने पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया था, इब्न अल मुकक्का। ठीक है। इसके अलावा जो अरब थे, अरबों ने भारत में दिरहम सर नाम इसका के, हाँ जी, पंचतंत्र का नाम है कलीला हाँ, बदमीना। पंचतंत्र का जो अनुवाद किया गया है अरबी में, वो अनुवाद है, उसका नाम है कलिला वदमीना। ठीक है। ओके सर। और इसका अनुवाद जो किया है उसका नाम है इब्न अल मुकक्का। ठीक है। अब यहां पर अरबों ने भारत में सिक्के चलवाए, जिन्हें दिरहम कहा गया, दिरहम नाम के सिक्के चलवाए। तो अरबों ने भारत में दिरहम नाम के सिक्के चलवाए। भारत में जो ऊंट लेके आए हैं वो अरब लेके आए हैं, इसके पहले भारत में ऊंट नहीं थे। भारत में खजूर की खेती शुरू किसने करवाई? भारत में खजूर की खेती अरबों ने शुरू करवाई, उसके पहले खजूर नहीं जानते थे। ठीक है। और सबसे पहले जजिया भारत में, जजिया कर भारत में सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने, MBK, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है। क्लियर? ये मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। सर ग्रे वर्मा। हाँ, इसकी हत्या किसने की थी? सर शशांक, बंगाल के शासक शशांक। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया अरबों का आक्रमण। तो पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में अरबों ने किया था। अरबों के बाद जो दूसरा मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ वो तुर्कों के द्वारा हुआ। दूसरा अरबी आक्रमण तुर्कों के द्वारा हुआ। अब यहां पर हम अगर बात करें तो तुर्क बेसिकली क्या था? आज का जो तुर्की है उससे संबंध नहीं, क्योंकि उस समय तुर्की था ही नहीं। तो तुर्क बेसिकली एक जनजाति थी। तुर्क बेसिकली एक जनजाति थी
लड़ाकू जनजाति थी। और एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस्लाम के उदय के पहले ये जनजाति बौद्ध धर्म को मानती थी, ऐसा माना जाता है, और बाद में इसका इस्लामीकरण हो गया। बाद में इसका इस्लामीकरण हो गया, और इस्लामीकरण होने के बाद खलीफा को खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है। इनमें खुदा का प्रतिनिधि पृथ्वी में माना जाने लगा। इस्लाम का तो ये वही है एक फंडामेंटल रूल कि जो खलीफा है वो इस्लाम का प्रतिनिधि है, क्योंकि पैगंबर साहब के बाद जो हेड माना जाता था इस्लाम धर्म का वो खलीफा को ही माना जाता था। और यही किसको खलीफा माने किसको खलीफा ना माने, यही शिया और सुन्नी विवाद की बेसिकली जड़ है। वो पहले खलीफा को मानते हैं अपना, और ये चौथे खलीफा को मानते हैं। खैर, अब यहां पर खलीफाओं ने क्या किया, अपनी राजधानी जो बनाई, खलीफाओं ने जो राजधानी बनाई वो बनाई मदीना। मदीना को राजधानी बनाया, और बाद में राजधानी को मदीना से शिफ्ट कर दिया गया दमिश्क में। ठीक है, और बाद में खलीफाओं में भी परिवर्तन होता रहा। अब्बासी खलीफा जब आए, अब्बासी खलीफाओं ने राजधानी बना ली बगदाद को। ठीक है, अब यहां पर इसी पीरियड में एक नए वंश का उदय होता है जिसका नाम होता है यामिनी वंश। यामिनी वंश का उदय होता है, और यामिनी वंश का जो संस्थापक था वो था अलप्तगीन। यामिनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था, और जो राजधानी थी वो थी गजनी। राजधानी थी गजनी। ठीक, अलप्तगीन का एक दामाद था, इसका नाम था सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का दामाद सुबुक्तगीन था। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण इसी सुबुक्तगीन ने किया था। और इसने आक्रमण करने के बाद बेसिकली अफगानिस्तान के आगे तक उसमें भारत का साम्राज्य फैला हुआ था। तो जो मध्य अफगानिस्तान का एरिया था, उस मध्य अफगानिस्तान एरिया में हिंदू शाही वंश था। हिंदू शाही वंश का शासन था। उस मध्य अफगानिस्तान के एरिया में हिंदू शाही वंश का शासक था। इस हिंदू शाही वंश का इस समय जब सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था तो उसका जो शासक था वो जयपाल या जयपाल शाही शासक था, जिसको सुबुक्तगीन ने पराजित कर दिया। ठीक है, जयपाल को सुबुक्तगीन ने पराजित कर दिया। सुबुक्तगीन के बाद जो अगला आक्रमणकारी आता है वो आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी या गजनी का महमूद। गजनी के महमूद ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद ये लूट कर वापस चला जाता है। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो भारत के उस समय के जो राजा थे शक्तिशाली, वो थे कन्नौज में
क्योंकि कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश जीत चुका था और अपने राज्य में मिला चुका था, तो कन्नौज में उस समय प्रतिहार वंश का शासक था, या आज के परिहार प्रतिहार वंश का शासक था। और राजा था उस समय राज्यपाल, राजा का नाम था राज्यपाल। ठीक। बंगाल में पाल वंश का शासन था और यहां का राजा था महिपाल प्रथम। और कश्मीर में रानी दिद्दा रानी दिद्दा का शासन था। इसी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। हेलो सर ये रा, सर ये रानी द किस वंश की थी? हाँ, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी केवल नाम ध्यान रखिए। ठीक है, ये कश्मीर की थी, कश्मीर के राजवंश हम लोग पढ़ेंगे कर, है ना, तो वहां पर देखेंगे। अभी इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो महमूद गजनवी ने 1025 में आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को जब उसने लूटा तो उस समय जो गुजरात में राजा था वो था भीम प्रथम। भीम प्रथम का राज शासन था जब उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो गुजरात में उस समय भीम प्रथम का शासन था। ठीक है। महमूद गजनवी को दुनिया का पहला सुल्तान कहा जाता है। दुनिया का पहला सुल्तान कौन कहा जाता है? दुनिया का पहला सुल्तान महमूद गजनवी या गजनी के महमूद को कहा जाता है। इसके दरबार में कुछ साहित्यकार थे जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अल बरूनी। अल बरूनी भारत पर आक्रमण के समय गजनी के साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ। अल बरूनी भारत आया था इसके समय आक्रमण के साथ। दूसरा था फिरदौसी। और तीसरा था कुतुबी। ये तीन प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो फिरदौसी और कुतुबी का नाम ध्यान रखना है। अल बरूनी जब भारत आया था महमूद गजनवी के साथ, तो इसने भारत के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद नाम की किताब लिखी थी। अल बरूनी ने। ठीक है। सर ये जो
तुर्की जनजाति थी, लड़ाकू जनजाति। हाँ जी, हेलो। हाँ तो जी, हाँ जी। ये इस्लाम के उदय से पूर्व बौद्ध धर्म को मानती थी। हाँ, ये माना जाता है कि इस्लाम के पहले बौद्ध धर्म को मानते थे। और अच्छा, और उस इस्लाम के उदय के पश्चात फिर इनका इस्लामीकरण हो गया। इस्लामीकरण हो गया। ओके। ठीक है, यस सर। ठीक। तो महमूद गजनवी के बारे में इतना ही। गजनी वंश, यामिनी वंश वगैरह वगैरह। अब इसके बाद हमारे पास अगला आता है मोहम्मद गोरी। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि जो महमूद गजनवी है उसने 1027 में अंतिम आक्रमण किया था। इसके पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम का, और ये 1000 वाला जो सन है, इस सन की शुरुआत वाले पहली हाफ सेंचुरी में या पहले 25 ईयर्स में यहाँ पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी बेसिकली 12वीं शताब्दी में आता है। ठीक है, 12वीं शताब्दी मतलब 1100 वाला ईयर, 1100 प्लस वाला ईयर। तो अगर ये 1100 प्लस वाला ईयर 12वीं शताब्दी है, तो ये कौन सी शताब्दी हो गई? 11वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी। है ना। तो ध्यान रखिएगा, शताब्दी पूछता है कौन सी सदी में आक्रमण किया, तो 11वीं शताब्दी में ये। और 12वीं शताब्दी में हमारे पास गौरी वंश का उदय होता है और वह भारत पर आक्रमण करता है। तो जो गौरी थे बेसिकली वो हमारे पास जो गौरी वंश था, गौरी वंश था जो बेसिकली वो हमारा बेसिकली ये भी एक जगह है गौर। गौर जगह है एक, गौर जगह के ये हमारे पास ये निवासी थे। बेसिकली ये हमारा अफगानिस्तान के आसपास का एरिया है। ठीक है, तो ये गौर के थे, और ये जो गौर वंश था, ये जो गौर वंश था, ये महायान बौद्ध धर्म को मानता था। महायान बौद्ध धर्म को मानता था, और बाद में ये इस्लाम हो जाते हैं, इस्लामीकरण इनका हो जाता है और ये मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनका इस्लामीकरण हो जाता है और ये मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इस वंश का जो मोहम्मद गोरी है, या मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, पूरा नाम क्या है? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये अगला आक्रमण करता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो जब ये मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, तो उस समय भारत का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, जाहिर सी बात है नॉर्थ वेस्ट से ही आएंगे, अफगानिस्तान से आएंगे अगर ये, तो यहां पर 3 राज्य थे, सिंध, मुल्तान और पंजाब। ये तीनों राज्यों में मुस्लिमों का शासन था। सिंध, मुल्तान और पंजाब में मुस्लिमों का शासन था। गुजरात में चालुक्य वंश, या इसी को सोलंकी वंश बोलते हैं, इनका शासन था। ठीक है, अजमेर में चौहान वंश का शासन था। ठीक, और यहां पर जो राजा था, आप सब उनका नाम जानते हैं,
पृथ्वीराज चौहान। और यानी कि पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हो। इन्हीं का एक नाम और है, इनको बोला जाता है राय पिथौरा। गुजरात में ये थे। दिल्ली में तोमर वंश था, लेकिन जो तोमर वंश था ये स्वतंत्र नहीं था, ये पृथ्वीराज के अधीन था। यानी कि दिल्ली पर बेसिकली पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था, और वहां का जो शासक था वो इसके अधीनस्थ शासक के रूप में, इसके सबॉर्डिनेट रूलर के रूप में वहां पर राज करता था, जो कि तोमर वंश का था। ठीक है। अब आपको एक बात पता है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया और उसके बाद तराई का युद्ध होता है, उसके बाद भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होने का जो मेन कारण है वो है पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, इनकी महत्वाकांक्षा। ठीक है, इनकी महत्वाकांक्षा इतनी मजबूत थी और इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी थे ये कि इन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए अपने राज्य के आसपास के सभी राज्यों के साथ दुश्मनी मोल लेके रखी थी। और इतनी ज्यादा दुश्मनी मोल लेके रखी थी कि जब इनके साथ युद्ध हुआ तो इनके सहायता के लिए कोई भी शक्तिशाली राजा खड़ा नहीं हुआ और इनको अकेले भिड़ना पड़ा, जिसका परिणाम हुआ कि इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई और अंततः भारत में मुस्लिम शक्ति की शुरुआत हो जाती है। अगर ये बाकियों के साथ संबंध सुधार के रखते तो जैसे पहले अरबों को खदेड़ देते थे मिहिर भोज वगैरह एक संघ बना के आपस में मिलके, तो वैसे ही इनके साथ भी लोग खड़े होते और मोहम्मद गोरी भारत में जीत ना पाता और भारत का इतिहास कुछ और होता। ठीक है। तो बगल में जो गुजरात के चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश के साथ भी इनकी दुश्मनी थी, बहुत भयंकर दुश्मनी चला करती थी, युद्ध हुआ करते थे चालुक्यों के साथ इनके। इधर कन्नौज में जो गहड़वाल वंश था, कन्नौज में गहड़वाल वंश था। गहड़वाल वंश था और जहां का राजा था जयचंद, जिसको हम गद्दार के नाम से जानते हैं, जबकि वास्तविकता में वो गद्दार नहीं माना जाना चाहिए। तो गहड़वाल वंश के जयचंद का शासक था, इनके साथ भी दुश्मनी। जयचंद जो था वो पृथ्वीराज की मौसी का बेटा था, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद आपस में मौसेरे भाई थे। समझ रहे हैं ना, मौसेरे भाई, यानी कि इनकी माएं आपस में एक दूसरे की बहनें थी। उसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी जो कि इनकी भतीजी हुई उसको उठा के ले आते हैं और शादी कर लेते हैं। तो यहां से जयचंद के साथ भी इनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। और जब इनके ऊपर मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तब ये जयचंद से मदद मांगते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति जिसकी बेटी को आप उठा के ले आए हैं, उसका भाई होते हुए तो वो आपकी मदद करने को क्यों आएगा। तो उसी वजह से जयचंद ने इनकी मदद नहीं की। ठीक है। तो जयचंद को जो भी मुस्लिम लेखक हुए हैं उन्होंने जयचंद को उस समय का सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा नैतिक राजा माना है। ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब यहां पर मोहम्मद गोरी ने 1175 से लेके 1205 तक कई बार आक्रमण भारत में किए। भारत में आने से पहले ये 3 मुस्लिम राज्य पड़ते हैं, इनको जीतना जरूरी था, तो पहले इन पर आक्रमण किया और इनको जीता। 1175 में उसने मुल्तान को आक्रमण करके जीता, मुल्तान जीत लिया उसने। उसके बाद 1176 में उसने सिंध को जीत लिया, सिंध पर आक्रमण करके सिंध को जीत लिया। उसके बाद जो पंजाब की तरफ नहीं गया, बल्कि 1178 और 79 का जो ईयर था, 1178 और 79 के ईयर में वो गुजरात की तरफ रुख करता है, अपना रास्ता बदलता है और गुजरात की तरफ वो रुख करता है और गुजरात में एंटर कर देता है। ठीक है। गुजरात में उस समय जो शासन था
अच्छा, उसकी जो योजना थी वो क्या थी? वो धन लूटने के लिए इंडिया आ रहा था। उसने सोचा था गुजरात में एंटर करेंगे, गुजरात को जीतेंगे, गुजरात को जीतने के बाद राजपूताना जाएंगे और राजपूताना से होते हुए दक्षिण भारत पहुंच जाएंगे और दक्षिण भारत के मंदिरों से वहां की जो संपत्ति और संपदा है वो जीत लेंगे और वो सब लूट के हम वापस अपने राज्य आ जाएंगे गौर, और वहां पर सुकून से शासन करेंगे। यानी कि वो धन संपदा के लालच में गुजरात से होते हुए दक्षिण भारत जाना चाहता था, लेकिन गुजरात में उस समय शासन था सोलंकियों का, यानी कि चालुक्य वंश के सोलंकी शासकों का शासन था वहां पर गुजरात में। ठीक। और यहां पर माउंट आबू के पास इसका सामना हो जाता है, मोहम्मद गोरी का सामना हो जाता है भीम द्वितीय से। भीम द्वितीय से इसका सामना हो जाता है। भीम द्वितीय और उसकी मां नाइकी, ठीक है, राजपूत हैं तो महिलाएं भी युद्ध कर रही हैं। भीम द्वितीय और भीम द्वितीय की मां नाइकी, ये दोनों मिलके अपनी सेना के साथ युद्ध करते हैं और मोहम्मद गोरी को परास्त कर देते हैं। गोरी हार जाता है और हार के वो वापस लौट जाता है। ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखिए, यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कुछ जगह पर लिखा हुआ है कि ये जो युद्ध हुआ था उसमें भीम द्वितीय ने इसको हराया था, और कुछ जगह लिखा है कि मूलराज ने हराया था। ठीक, मूलराज लिखा हुआ है। भीम द्वितीय और मूलराज के नाम क्यों आ रहे हैं? यहां पर एक इतिहासकार हुआ है मिन्हाज उल सिराज। मिन्हाज उल सिराज ने अपनी जो भी किताबें हैं उस जमाने की, समकालीन था ये, उसमें उसने इस युद्ध में भीम द्वितीय को बताया है कि भीम द्वितीय के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था और भीम द्वितीय ने अपनी मां नाइकी के साथ मिलकर इसको हराया था। लेकिन जो भारत में अभिलेख मिले हैं, उस जमाने के जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में इस युद्ध में के बारे में लिखा हुआ है कि ये युद्ध मूलराज के साथ हुआ था और मूलराज ने उसको पराजित किया था। ठीक है, मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। तो यहां पर हमारे पास दो आंसर हो जाते हैं। ठीक, और दोनों ही अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेस से हैं। मिन्हाजुल सिराज कह रहा है भीम द्वितीय, और भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो मूलराज कह रहा है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम क्या लगाएंगे? तो जाहिर सी बात है, एग्जाम में अगर आ जाता है तो हमको देखना है कि नाम किसका दिया हुआ है। अगर नाम वहां पर आपको दिया हुआ है भीम द्वितीय तो सीधी सी बात है, और मूलराज दिया तो सीधी सी बात है। लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी होगी वो भीम द्वितीय की होगी और दूसरी प्रायोरिटी होगी मूलराज की। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? सर भीम द्वितीय के बारे में किसने बताया था? मिन्हाजुल सिराज। मिन्हाजुल सिराज ने भीम द्वितीय का नाम लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए तो, सुन रहे हैं ना? यस सर। जी सर। ऐसे बोलते सर। रहकर तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोग हैं। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो यहां से अब जब वो गुजरात के रास्ते अंदर आया तो बुरी तरीके से हारा। वो किसी ने भी हराया हो, हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लिया, समझ लिया कि हमें किसको प्रायोरिटी देनी है। तो वो यहां से वापस चला जाता और वो समझ जाता है कि इस रास्ते से अंदर जाना सही नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन है और बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो वापस अपने पुराने रास्ते की तरफ जाता है और वही सिंध मुल्तान से वो आगे बढ़ता है, पेशावर को जीतता है, पेशावर के बाद लाहौर को जीतता है, और लाहौर को जीतने के बाद पंजाब को जीतता है, और पंजाब को जब वो जीत लेता है तो ये पंजाब है और ये अजमेर है। अजमेर केवल आज का अजमेर शहर नहीं, अजमेर तो उस समय फैला होगा ना, उसका पूरा राज्य था। तो अब यहां पर आपका गोरी का शासन हो गया और यहां पर आपका पृथ्वीराज का राज्य आ गया। तो यहां पर अब इन दोनों के राज की सीमाएं आपस में टच होने लगी।
जब टच होने लगी तो पृथ्वी जो ये था पृथ्वीराज चौहान, उसको लगा कि यार यहाँ पर तो हमारे ऊपर खतरा हो गया है, ये गोरी कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है और कभी भी युद्ध हो सकता है। तो उसको तुरंत ये महसूस हो गया कि हमारे ऊपर खतरा है और युद्ध हो सकता है। तो अब ये पृथ्वीराज चौहान जो है, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय जो है, वो अब बिना कोई देर किए युद्ध के लिए कूच कर देता है। पंजाब में एक जगह है तबर हिंद। तबर हिंद को तब नया नया गोरी ने जीता था और पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तबर हिंद जो है ये आज का जो भटिंडा है ना, ये भटिंडा का ही पुराना नाम तबर हिंद है जो इन लोगों ने रखा था। तो भटिंडा, तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय तबर हिंद की तरफ कूच कर देता है। और यहाँ पर हमारा 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में पहला युद्ध होता है, जिसको हम जानते हैं तराई का प्रथम युद्ध। तराई का पहला युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है, बुरी तरीके से हारता है। ठीक है, बुरी तरीके से यहाँ पर मोहम्मद गोरी हारता है। यहां तक मिलता है कि वो बुरी तरीके से वो घायल हो गया था और अगर उसका एक खिलजी घुड़सवार दास उसको लेके ना भागता तो गोरी वहीं पर मार दिया जाता। लेकिन गोरी यहां से भाग जाता है। और इसके बाद जो पृथ्वीराज 3 है वो बहुत ज्यादा मतलब आश्वस्त हो जाता है कि अब हम बिल्कुल ही सुरक्षित हैं। और आश्वस्त हो जाने के बाद वो भोग विलास में डूब जाता है, बिल्कुल ही निश्चिंत कि अब हम बिल्कुल ही मुक्त हो गए। वो दोबारा यहाँ पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा और भोग विलास में डूब जाता है। ठीक है, ये भोग विलास में डूब जाता है, इसकी बात साफ साफ लिखी है चंद बरदाई ने। चंद बरदाई ने लिखी है अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में लिखी है कि भोग विलास में डूब जाते हैं बुरी तरीके से और बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। जबकि जो दूसरी तरफ गोरी था उसको ये पराजय बहुत अपमानजनक लगती है। कई दिनों तक वो खाना नहीं खाता, वो जो कपड़े पहना था वो नहीं बदलता है और वो अपनी इस हार का बदला लेने की तैयारियों में जुट जाता है। ठीक है, हाँ यस सर आ सर। रही। ठीक है, तो 1 साल तक वो तैयारी करता है और सर। हाँ जी सर क्लास कितने बजे तक खत्म हो जाएगी? कितनों तक खत्म कर दें बताइए आप। सर ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, चलिए 10:30 या 10:45 तक छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है ना। 10:30 पे चला जाऊंगा। हाँ ठीक, उसी के आसपास हम छोड़ देंगे। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। तो 1192 में वो दोबारा हमला करता है और इस 1192 के हमले में फिर से युद्ध होता है तराई के मैदान में और इसको बोलते हैं तराई का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी की हार, दूसरा युद्ध 1192 में। और यहां पर पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो पहले युद्ध में भी बहुत ज्यादा थी मोहम्मद गोरी से और दूसरे युद्ध में भी मोहम्मद गोरी की सेना से बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है मोहम्मद गोरी अब तराई के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और दोनों सेनाओं का यहाँ पर खेमा लगा हुआ है। तो ये मोहम्मद गोरी की सेना कम है, इसकी सेना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये वैसे भी एक तरीके से हाईली मोटिवेटेड है कि मेरे सेना बहुत ज्यादा है, मेरे सामने ये क्या है। तो ये मोहम्मद गोरी क्या करता है, यहाँ से एक दूत भेजता है और दूत भेजने के बाद जो ये पृथ्वीराज चौहान की सेना है और इसके जो सलाहकार होते हैं और खुद पृथ्वीराज ये सोचता है कि जो मोहम्मद गोरी वो हमारी सेना को देख के डर गया है, एक बार तो हराया था, दूसरी बार फिर हार जाएगा। तो वो उस डर की वजह से उसने यहाँ पर दूत भेजा है और वो दूत से कहते हैं ठीक है रुको, सुबह बात करेंगे। और वो सोने चले जाते हैं। उधर रात में वो अपनी तैयारी कर लेता है मोहम्मद गोरी, दूत वहां से वापस रात को ही चुपचाप लौट जाता है और सुबह जब ये सो के उठते हैं
और नहा धो रहे होते हैं, तभी ये सेना अचानक से आक्रमण कर देती है। इनको मौका ही नहीं मिलता है संभलने के लिए कि हम तैयार हो सकें, अपने अस्त्र शस्त्र ले सकें। लेकिन उसके बाद भी ये राजपूत सैनिक जो है, जो भी जितना भी अपनी तैयारी कर पाए उसमें भाग भाग के, उतने में ये बहादुरी से लड़ते हैं और जो होना था वही होता है। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की सेना इस आकस्मिक हमले की वजह से बुरी तरीके से हार जाती है। ठीक है, भयानक तरीके से हार जाती है। पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया जाता है और सिरसा एक जगह है हरियाणा में, वहां पर इसको बंदी बना के रख लिया जाता है। अब यहाँ पर कई सारे मत हैं। एक मत ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर तुरंत मार दिया गया, पृथ्वीराज चौहान की तुरंत हत्या कर दी गई। दूसरा मत ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद कर कर वो वापस अपने गौर ले जाता है। वहां पर पृथ्वीराज चौहान, वही चंद्रबलदाई वाली बात, मत चूको चौहान वाली कहानी जो पृथ्वीराज रासो में लिखी है, कि उससे कहता है तीर चला के दिखाओ, शब्दवेदी बाण चला लेते हो। तो जो चंद्रबलदाई होता है वो बताता है कि इतने हाथ इतने कदम पर सुल्तान बैठा है, अब उसको मार दो। तो वो तीर से शब्दवेदी बाण चला के उसको मार देता है और बाद में उसके सैनिक इसको मार देते हैं। तीसरा ये है, जो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद उसको छोड़ दिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के बाद कुछ समय तक उसने राज्य किया, कुछ समय तक राज्य किया, और कुछ समय तक राज्य करने के बाद फिर वो दोबारा से विद्रोह करता है। और जब ये दोबारा से विद्रोह करता है तो इस विद्रोह को कुचलने के लिए गोरी आता है और इस बार वो पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को मार देता है और पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद उसके बेटे गोविंद राय को वहां का शासन संभालने को कहता है। गोविंद राय वहां पर शासन संभालते हैं और एक तरीके से मोहम्मद गोरी के सबॉर्डिनेट की तरह वहां पर राज्य करते हैं। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने लिखा है कि इस तरह से भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य का पतन हो जाता है। भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य का पतन हो जाता है। ये भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा गया है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान को। और ये सेम सवाल 2016 पीसीएस में पूछा गया है कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है। ठीक है, उसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम था, हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम था, समुद्रगुप्त का नाम था और एक और कोई नाम था। ठीक है, उसमें बड़ा विवाद हुआ। आयोग ने इसमें पृथ्वीराज तृतीय को ही माना था, लेकिन जो मेजोरिटी बच्चे थे, ठीक है, मेजोरिटी स्टूडेंट थे, वो हेमू लगा के आए थे, उनके अपने तर्क थे। और 2016 में फिर इसी पर मुकदमा चला बहुत लंबा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आयोग अपनी बात पे अडिग रहा और पृथ्वीराज चौहान को ही उसने माना, जो कि सही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है दूसरे युद्ध में, तराई के, जो 1192 में हुआ था। पूरा जो चौहान राज्य होता है वो मोहम्मद गोरी और गोरियों को कब्जे में आ जाता है। और अब मोहम्मद गोरी यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जो है प्रतिनिधि बनाकर लौट जाता है। यानी कि वो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक से बोलता है कि हम वापस जा रहे हैं, आप यहाँ पर हमारे एजेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारा पूरा जो राजकाज है वो संभालिए। तो वो वापस चला जाता है। इसी युद्ध में। हाँ हाँ बोले। हेलो हाँ सर, शायद इसी युद्ध में जयचंद ने इनकी मदद करी थी जब ये हार गए थे, तो शायद यही तरह सेकंड युद्ध में। जयचंद ने मदद नहीं करी, जयचंद ने मदद करने से मना कर दिया। नहीं, ठीक है, मतलब जो गौरी की तरफ से, मतलब नहीं गौरी ने किसी, वो ऐसी सब कहानियां हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ जो भी युद्ध होता है उसमें जो जयचंद था वो बिल्कुल न्यूट्रल था, वो किसी की तरफ से नहीं बोला, ना वो गोरी की तरफ से बोला और ना वो मोहम्मद इसकी तरफ से बोला। ये सब ऐसे ही उड़ाई गई बातें हैं। हाँ जी 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 जी, बस एक मिथ था। सर अच्छा, यही जानना था, क्योंकि बहुत सी बार ये सुनने को
या देख उसमें मिलता था कि इसी युद्ध में, क्योंकि इनकी बेटी को से शादी हाँ कर ली थी, तो ये मतलब इस वजह से ये बुला के लाए थे। और इन्हीं की हार के बाद फिर 1194 में उल्टा गौरी ने फिर दोबारा से इनको चंदावर में हरा दिया था। नहीं, जयचंद बिल्कुल न्यूट्रल था। जयचंद ने किसी की मदद नहीं करी। पृथ्वीराज ने इनको बुलाया, उसके बावजूद इन्होंने मदद करने से मना कर दिया, और उधर भी किसी की मदद नहीं करी। हाँ जी सर आज बस यहीं तक रहने दीजिए। बस 2 मिनट और रुक जाइए, बस एक छोटी सी चीज है उसको खत्म कर दें बस, है ना, 2 मिनट बस। ठीक है। इसके बाद हमारे पास वो लौट जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बना देता है। गौरी के लौटने के बाद जो ये गोविंद राय था, ये गोविंद राय भी विद्रोह कर देता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर आता है और उसको शांत करके वो वापस लौट जाता है। उसके बाद 1194 में गौरी फिर से आता है और इस बार वो कहता है हम और अंदर तक जाएंगे, और वो गहड़वाल वंश पर हमला करता है कन्नौज में, और इनके बीच में होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर है इटावा जिले में एक जगह है, वहां पर गहड़वाल वंश के जयचंद के बीच में और इनके बीच में युद्ध होता है। और यहाँ पर उस युद्ध में जयचंद बहुत वीरता से लड़ता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जयचंद की, जैसे हेमू के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जहां पढ़ेंगे अकबर के समय में हेमचंद विक्रमादित्य की आंख में तीर लगता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी इनकी आंख में एक तीर लग जाता है और ये गिर जाते हैं। इनके गिरने के बाद यहाँ पर इनकी सेना में भगदड़ मच जाती है, जिसका फायदा उठा के ये चंदावर का युद्ध मोहम्मद घोरी जीत जाता है। और उसके बाद बुंदेलखंड जाता है, कालिंजर पर हमला करता है। ठीक है, कालिंजर को जीत लेता है। यहाँ पर ऐबक जाता है और महोबा और खजुराहो तक ये लोग जीत जाते हैं, यानी खजुराहो तक एंटर कर जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक गौर वंश का एक तरीके से स्थापना हो जाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ये अब अपना सूबेदार नियुक्त करके, गवर्नर नियुक्त करके वापस लौट जाता है। तो इतना हम लोग रखते हैं और इसके बाद हम लोग आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। आज का क्लियर, कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? गुड नाइट थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, कोई नहीं। थैंक यू सर। गुड नाइट। वेलकम वेलकम। सर सब Good night, सीट में sir. है ना ये? सब शीट में नहीं है, हेलो। सब शीट में नहीं अच्छा है। अच्छा। आप सर इसका वीडियो कब तक मिलेगा? कल वाला वीडियो आपको अभी मिल जाएगा 10-15 मिनट के अंदर, और आज वाला आपको कल मिल जाएगा। तो सर सर जो छूट गया है। हाँ जी, हाँ जी, तो छूट हेलो। गया उसको आपको कल 4 बजे के पहले ही मिल जाएगा। जी जी ठीक सर, ओके, थैंक हाँ यू सर, जो टेस्ट डाल रखा है ग्रुप हाँ में, हाँ जी, वो कब तक एक्टिव रहेगा सर? कल सुबह 10 बजे तक। कल सुबह 10 बजे तक। हाँ जी, सर थोड़ा टाइम और बढ़ सकता है उसका? बेसिकली आज शाम तक का था, 24 घंटे के लिए एक्टिव रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कल बच्चों सुबह। से जानकारी हाँ जी, बच्चों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो बच्चे मैंने ज्वाइन करा था इसमें ना, हाँ जी, तो उनसे जानकारी प्राप्त हुई थी कि परसों, मतलब कल उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी तो परसों तक। हाँ तो जी, परसों में टाइम का थोड़ा नहीं कर पाए कि परसों का टाइम क्या है, तो 10 बजे तक तो थोड़ा और टाइम मिल सकता है इसमें? कितने बजे देंगे आप? शाम तक कर दीजिए सर। चलिए शाम को तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर 4 लीजिए। बजे तक का, इसके बाद मेट लगा दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक ठीक है सर, रिक्वेस्ट है, थैंक यू सर। हाँ जी, जैसे कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं, सब बहुत तेज से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, तो एक दिन कभी ऐसा रखे, जैसे कि मान लिया आपने कोई टॉपिक दे दिया, उस हाँ टॉपिक पे डिस्कशन हो, फिर क्लास क्वेश्चन हो, क्विज क्वेश्चन, लाइव क्विज हो जाए। ठीक है, जैसे ठीक है। कि क्या होगा देखिए ना, हम मेरे लोग मेरे क्विक सर रिवीजन हो। मेरे मन में भी ये था, थोड़ा सा हम लोग अभी और यस आगे सर। बढ़ लें, ये मुगल काल तक पहुंच हाँ जाए। हाँ, क्योंकि सर ठीक है, और इधर ज्योग्राफी यस खत्म यस कर लें, फिर ये सब शुरू करते हैं। इससे थोड़ा सा एक इंटरैक्टिव चैप्टर हो डिसाइड जाता है। करिएगा, उसमें हम हाँ लोग लाइव क्विज करेंगे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि सवाल सर तो पूछूंगा, आप लोग आंसर रिवीजन दीजिएगा। करना ही सबसे बड़ी बात है। हेलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, तो टेस्ट भी होते रहेंगे, टेस्ट से भी रिवीजन हो रहा है, प्लस ये भी बीच बीच में रख हाँ, लिया टेस्ट जाएगा। तो सर चलेगा ही, टेस्ट। हाँ, यस नहीं यस। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आपका सुझाव है, हाँ बिल्कुल फॉलो करेंगे सर। इसको। ये जो डेली टेस्ट होंगे कल से होंगे? हाँ, डेली टेस्ट कल से होंगे आपके। मैं इसका आपका जो सिलेबस है वो बता दूंगा कि कौन कौन सी शीट से आएगा, और वो शीट के अकॉर्डिंग होंगे। और ये जो क्लास का है,
इसके अकॉर्डिंग आपका वीकली टेस्ट हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें चलती रहेंगी, शीट भी कवर होती रहेगी और ये भी होता रहेगा। सर जो आप पहले डेली टेस्ट लेते थे हाँ जी सर, उससे बहुत फायदा हुआ है। हाँ, इसीलिए देखिए मैं दोबारा से डेली टेस्ट को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि वीकली टेस्ट क्लास जो ये रेडियो क्लासेस के साथ डेली टेस्ट का कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था। जी तो सर। और डेली टेस्ट की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है आपकी, है ना, और रिवीजन हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो इसीलिए अब कल से डेली टेस्ट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कल से आपके डेली टेस्ट शुरू हो जाएंगे। हाँ, चाहे आप 10 क्वेश्चन दीजिए पर डेली टेस्ट लीजिए सर। नहीं, डेली टेस्ट में 10 क्यों, 20 और 30 या 40 नहीं, सवाल तक मतलब होगा। मैंने एक हाँ जी हाँ हाँ नहीं, मैंने एक मतलब आइडिया कहा है, जी मतलब एक नाम होना चाहिए कि हाँ टेस्ट है, तो ये नहीं बार बार रिवीजन करते हैं तो चीजें बार बार सामने आती हैं और फिर भूलने के चांस कम हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका सर हमें स्टडी के साथ रिवीजन करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। उसका उसका सबसे अच्छा बेनिफिट बोलिए, आप बोलिए। जी जो एग्जाम दिया 2021 वाला, उसमें बहुत फायदा हुआ है सर। जी इतना तो हमें आशा थी ही नहीं कि अलग मैं पहली क्लास कर रहा हूँ सर, जी सॉरी, किस कारणवश आपसे बात हुई थी, किस कारणवश नहीं कर पाए, जी क्षमा चाहते हैं। जी बट आज पहली क्लास की तो ऐसा लगा कि वास्तव में मतलब सब कुछ चीजें सामने है, काफी जी चीजें लिखी जा सकती है। जी जी अब जी बुक्स उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, यही कोशिश रहती है कि सारा कुछ कवर हेलो सर। हाँ जी हेलो सर। हाँ हाँ गौतम जी बोलिए। सर जिसका टेस्ट लिया करो उससे उससे पहले बता दिया करना सर कि इस सीट से होंगे टेस्ट में। हाँ, जो डेली टेस्ट शुरू करेंगे उसमें पहले बता दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल बता दूंगा, जी उसके सर, बाद ओके। टेस्ट लेंगे। ठीक सर, थैंक यू सर। सरप्राइज टेस्ट। ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट गौतम जी। ओके सर, गुड नाइट सर। हाँ सर गुड थैंक यू सर। वेलकम। गुड नाइट सर, गुड नाइट। सर। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट थैंक यू गुड सर। नाइट सर। थैंक गुड यू सर। नाइट गुड नाइट। वेलकम। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। हाँ जी गुड नाइट मीनाक्षी जी। थैंक यू सर। हाँ सोनू जी, गुड नाइट। गुड